नमस्कार दोस्तों। बड़ी लंबी वेटिंग के बाद में जब बैंक में एक दिन लॉकर अलॉट हुआ तो बड़ी खुशी थी कि अब घर की ज्वेलरी और महंगे आभूषण बैंक में सेफ रहेंगे। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और एक दिन बैंक लॉकर ऑपरेट करने जब गए तो पता चला बैंक ने लॉकर को ब्रेक ओपन कर दिया है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ अमिताभ दास गुप्ता वर्सेस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के केस में, और बात इतनी बिगड़ गई कि मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने डेफिशिएंसी इन सर्विसेज का लायबल पाया और 5 लाख रुपए का जुर्माना और 1 लाख रुपए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के रूप में देने को कहा। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि क्या इतने बड़े यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जितने बड़े और रिसोर्सफुल बैंक को अपनी रेपुटेशन का बिल्कुल ख्याल नहीं था, जो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। मेरी निजी राय ये है कि अगर यहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर का बैंक होता तो शायद ये प्रॉब्लम पहले ही हल हो गई होती और मैटर इतना आगे तक नहीं गया होता। आप अपनी राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको 2007 की आरबीआई की गाइडलाइंस के बारे में बता दूं, जहाँ पे कुछ लॉकर्स के बैंक के लॉकर्स के अंदर एक्सप्लोसिव और वेपन्स निकल आए थे। तो आरबीआई ने उस समय गाइडलाइंस इशू की थी कि जितने भी नॉन ऑपरेटिव लॉकर्स हैं उन सबको क्लासीफाई किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए। तो 2 कैटेगरी में उनको रखा गया है। हाई रिस्क कस्टमर्स, वो कस्टमर्स जो अपने लॉकर्स को 1 साल तक ऑपरेट नहीं करते हैं। दूसरी कैटेगरी है मीडियम रिस्क कस्टमर्स, वो कस्टमर्स जो 3 साल तक अपने लॉकर्स को ऑपरेट नहीं करते हैं। इन कस्टमर्स को बैंक लेटर भेज के इन्फॉर्म करेगा कि या तो वो अपने लॉकर्स को ऑपरेट करें या उसको सरेंडर करें। अगर कस्टमर अपने बैंक के लॉकर्स को ऑपरेट नहीं करते हैं या उनको सरेंडर नहीं करते हैं तो बैंक एक ड्यू प्रोसेस उनको इन्फॉर्म करने के बाद लॉकर्स को ब्रेक ओपन कर सकता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आप जो सुप्रीम कोर्ट ने नए जो आरबीआई को बोला है कि 6 महीने के अंदर वो लॉकर्स को ब्रेक ओपन करने और लॉकर्स के ऑपरेट करने के बारे में गाइडलाइंस फ्रेम करे, जो गाइडलाइंस सभी बैंकों पे एप्लीकेबल होंगे। जब तक ये 6 महीने तक जब तक गाइडलाइंस आरबीआई नहीं बना लेता है तब तक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं जो सब बैंकों को फॉलो करने होंगे। वो मैं आपको संक्षेप में ब्रीफ में बता देता हूँ। पहला, सब बैंकों को लॉकर ऑपरेट करने से पहले प्रॉपर केवाईसी अपने कस्टमर की करनी पड़ेगी ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन लॉकर ना ले सके। दूसरा, जो लॉकर एग्रीमेंट होगा उसकी एक कॉपी कस्टमर को दी जाएगी अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ सके। तीसरा पॉइंट यह है कि बैंक लॉकर रजिस्टर और लॉकर की चाबी का रजिस्टर मेंटेन करेंगे और उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। चौथा पॉइंट यह है कि दूसरे किसी कस्टमर को लॉकर ऑपरेट करने से पहले बैंक मूल आवंटी को लॉकर से अपना सामान निकालने की इंफॉर्मेशन देगा। 5वां पॉइंट ये आता है कि बैंक का कस्टोडियन अलग से एक लॉकर का रजिस्टर मेंटेन करेगा। 6वां पॉइंट ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंक सिर्फ आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से ही लॉकर को ब्रेक ओपन कर सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट यहीं पे नहीं रोका दोस्तों, उसने जो चेंज आ रहा है, अब लॉकर जो कि ताला चाबी वाले लॉकर्स थे, जो ड्यूअल की सिस्टम वाले लॉकर थे, वो डिजिटल लॉकर से रिप्लेस हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जो अब लॉकर डिजिटल लॉकर्स होंगे जो कि बायोमेट्रिक होंगे, ऑपरेशन होंगे या एटीएम या पासवर्ड से चलेंगे, उसमें भी बैंक को ये ध्यान रखना होगा कि उसका सिस्टम जो इंस्टॉल किया हो वो हैक प्रूफ हो और उसमें कोई सेंग ना लगा सके। इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को अपने सिस्टम को मजबूत करने के लिए कहा है। तो आशा करता हूं कि ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं लास्ट में कि आप जब लॉकर बैंक कर लेते हैं तो याद रखें उस लॉकर को टाइम टू टाइम ऑपरेट करें, टाइमली रेंट की पेमेंट करें और अपने लॉकर के अंदर एक्सप्लोसिव या वेपन्स ना रखें। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।